डर लग रहा है ना इस इमेज को देखकर? दिल में थोड़ा सा भारीपन फील हो रहा होगा, थोड़ी सी एंजाइटी लेवल बढ़ गया होगा। वेल, तुम अकेले नहीं हो। स्टेटिस्टिकली ज़्यादा जेई एस्पिरेंट्स का वेज कंस्ट्रेंट में कॉन्सेप्ट और उनमें अप्लाई करने का जो तरीका है वो वीक रहता है। बट आज अपन स्टैट्स को चेंज करने वाले हैं। सो फुल एक्टिव मोड में आ जाओ, अपने स्टडी टेबल को सेट कर लो और वीडियो को बहुत ध्यान से देखना शुरू कर दो। कंस्ट्रेंट मोशन के वर्ड से पहले समझते हैं कि कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज, कंस्ट्रेंट वर्ड का मतलब होता है लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शन। तो अगर मैं इसको मोशन वर्ड से ऐड कर दूं तो क्या सेंस बनता है? बेसिकली सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन इन सम काइंड ऑफ मोशन। अब अगर हम फिजिक्स की कैप पहन लें तो हमें पता है कि मोशन वर्ड खुद में कोई सेंस नहीं बनाता। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को मैं किसी ऑब्जर्वर के थ्रू ही समझ सकता हूँ। सो दैट मीन्स मोशन में मुझे एक और वर्ड ऐड करना होगा, रिलेटिव। सो फाइनली जो मेरा सेंस निकल के आता है कंस्ट्रेंट मोशन से, दैट इज कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई कंस्ट्रेंट मोशन लग रहा होता है तो उनका रिलेटिव मोशन किसी सेंस में रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड है। इसको और बेटर समझते हैं कि एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू। एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर रखा हुआ है, कहीं भी ग्राउंड पे फ्रिक्शन या ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, एंड उसको हमने एक वेलोसिटी दे दी है v ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इन x डायरेक्शन। सो अब अगर ऐसा ही हो तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसका जो मोशन है क्या वो कंस्ट्रेंट मोशन है? एंड आंसर इज यस, क्योंकि अगर तुम रियलाइज करते हो तो ये ब्लॉक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में y डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ? ग्राउंड के रिलेटिव उसका y डायरेक्शन में जो मोशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, और इस रिस्ट्रिक्शन का जो कॉन्सिक्वेंस है दैट इज इस ब्लॉक पर हमेशा एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। सो क्या समझ में आता है कि ज़रूरी नहीं है कंस्टेंट मोशन में जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसका मोशन पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो ही हो जाए। कंस्टेंट मोशन का मतलब होता है एक डायरेक्शन या फिर किसी करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में मोशन का रिस्ट्रिक्टेड होना। अब ये जो स्पेसिफिक डायरेक्शन की जो बात करी उसको और बेटर वे में समझते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू। कंसीडर अ वेज, बेसिकली एक ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट, और वो वेज का एक इंक्लाइन सरफेस है जो एंगल थीटा बना रही है ग्राउंड से, और उसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया मेरे एम मास का। अब हमने क्या किया, वेज को एक्सेलरेशन या वेलोसिटी दे दी है राइट डायरेक्शन में। तो अब इस ब्लॉक का मोशन को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कैसा इस सिनेरियो में क्या कंस्टेंट मोशन हो रहा होगा। तो अब अगर हम मोशन को एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि जो ब्लॉक है वो हमेशा कांटेक्ट में है मेरे वेज की इंक्लाइन सरफेस से। इसका मतलब क्या है, उन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट फोर्स हमेशा ही लग रहा है, हमेशा वैलिड है। और ये सेम वैसे ही है जैसे अर्लियर एग्जांपल हमने देखा था कि जो मेरा ब्लॉक है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था और वहाँ पर भी उसका कांटेक्ट फोर्स लग रहा था। तो अगर उस वाले सिनेरियो में हम एनालाइज करें कि जो मेरा रिस्ट्रिक्शन था वो ग्राउंड की सरफेस से परपेंडिकुलर था, और सेम एनालॉजी अगर हम इस सिस्टम में लगाते हैं तो मेरा क्या निकल के आएगा कि जो अब जो रिस्ट्रिक्शन होने वाला है मेरे ब्लॉक के मोशन में वो क्या होगा, इस करस्पॉन्डिंग वेज की जो इंक्लाइन सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। बट यहाँ पर एक बहुत सटल पॉइंट होने वाला है, क्या ये जो रिस्ट्रिक्शन है वेज के रिस्पेक्ट में होगा या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? एंड द आंसर इज डेफिनेटली वेज के रिस्पेक्ट में। एंड यू कैन फील इट इन दिस मैनर कि तुम एक ऑब्जर्वर लो और वेज के ऊपर बैठ जाओ तो तुम ऐसा ही फील करोगे जैसे तुम ग्राउंड पर हो और ब्लॉक ग्राउंड पर मूव कर रहा है। तो जैसे मेरा ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर नहीं जा पा रहा था, ऐसे ही मेरा जो ये वाला ब्लॉक है ये वेज की सरफेस के ऊपर नहीं जा पाएगा। सो दैट मीन्स मेरे जो ब्लॉक का मोशन है वेज के रिस्पेक्ट में वो सिर्फ इंक्लाइन के अलोंग डाउनवर्ड्स या अपवर्ड ही हो सकता है, और हम इसी ऑब्जर्वेशन को या फिर इसी कॉन्सिक्वेंस को दी वेज कंस्ट्रेंट बोलते हैं। सो एक पॉइंट आता है दिमाग में यार कि क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई कंस्टेंट मोशन नहीं हो रहा होगा? क्या ग्राउंड पे बैठा ऑब्जर्वर क्या कोई कांस्टेंट नहीं देख पाएगा? बिकॉज ग्राउंड पे जो बैठा है ऑब्जर्वर उसने भी तो ऑब्जर्व किया है कि जो ब्लॉक और वेज हैं वो हमेशा कांटेक्ट में हैं, तो इस ऑब्जर्वेशन का भी कोई कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। वेल, इसका भी कॉन्सिक्वेंस होता ही है, बट थोड़ी जो लैंग्वेज है वो अर्लियर वाले केस से थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। एंड द रीज़न इज़ बिकॉज ज़रूरी नहीं है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो मेरा ब्लॉक है वो इंक्लाइन के अलॉन्ग ही मूव करे। वेल, ये तो समझ में आ गया, बट फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या प्रिंसिपल लग रहा होगा? वेल, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर बोलेगा कि क्योंकि ये दोनों हमेशा कांटेक्ट में ही रह रहे हैं तो ये जो कांटेक्ट सरफेसेस हैं ये कभी भी अपना टच नहीं छोड़ेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरे ब्लॉक की कांटेक्ट सरफेस है जिस रेट से वो ये डिस्टेंस को बढ़ाया कम कर रही होगी उसी रेट से अपोजिट डायरेक्शन में मेरे वेज की सरफेस कर रही होगी। इसको थोड़ा और मैथमेटिकली फ्रेम करते हैं तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, वेज की जो एक्सेलरेशन है एक्स डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट लूँगा इस इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर, और वो क्या मेरे को सिग्निफाई कर रहा है, बेसिकली वो बता रहा है कि मैं इस रेट से इस सरफेस को आगे ले जा रहा हूँ। और सेम हम ब्लॉक के एक्सेलरेशन को भी इस डायरेक्शन में कन्वर्ट करेंगे और वो बताएगा कि मैं इस रेट से इस डिस्टेंस को कम कर रहा हूँ। एंड सिंस ये दोनों हमेशा कॉन्टैक्ट में हैं तो ये डिस्टेंस कहीं बढ़ नहीं रहा होगा, तो ये दोनों रेट बराबर होने चाहिए। एंड ये जो कंस्टेंट है ये दोनों रेट को बराबर करना
दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वेज कंस्ट्रेंट फ्रॉम द ग्राउंड। अब ना ये बहुत डीप पॉइंट है कि दोनों पर्सपेक्टिव थोड़े से डिफरेंट है, बट दोनों में फिजिक्स सेम ही अप्लाई हो रही है। बेसिकली वेज कंस्ट्रेंट तो एक ही फिजिक्स है। तुम भले ही वेज फ्रेम में चले जाओ, भले ही तुम नॉन भले ही किसी इनर्शियल फ्रेम या ग्राउंड फ्रेम में चले जाओ, फिजिक्स चेंज नहीं होती। फिजिक्स इज बियॉन्ड द फ्रेम्स। बेसिकली फिजिकल लॉज जो होते हैं वो फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होते। ऑलराइट, तो आई थिंक क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे वेज फ्रेम से देखना है, कैसे ग्राउंड फ्रेम से देखना है। अब जो हमने सीखा है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई है, इसको अपन अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स में। एंड यू विल सी कि जैसे जैसे तुम प्रॉब्लम्स करते जा रहे हो, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, तुम्हारा जो स्टार्टिंग में एंजाइटी लेवल था ना, जो डर था, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ यार, अब मुझे पॉइंट टू पॉइंट क्लियर व्यू है कि एक्चुअली वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है एंड कैसे इसको विजुलाइज किया जाता है अलग अलग फ्रेम्स में। अब जैसे हम अप्लाई करेंगे ना प्रॉब्लम्स में कॉन्सेप्ट, तो तुम्हें ये भी क्लैरिटी आ रहेगी कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। सो वीडियो को पॉज करो और जो फर्स्ट प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। सो क्वेश्चन में गिवन है कि जो रॉड है वॉल के थ्रू निकल रही है और जो मेरा वेज है उसके ऊपर कॉन्टैक्ट में है। तो पहला कंस्ट्रेंट मोशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो वेज है उसका ग्राउंड से कंस्ट्रेंट मोशन। सेकंड वाला हमने जस्ट रिसेंटली पढ़ा कि जो रॉड है उसका कंस्ट्रेंट मोशन वेज की मेरी इंक्लाइन सरफेस के साथ, एंड जो थर्ड और फोर्थ कंस्ट्रेंट है वो मेरी रॉड के वर्टिकल वॉल से है। एंड उन्हीं कंस्ट्रेंट मोशन की वजह से जो मेरी रॉड है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकल मोशन कर रही होगी। ठीक है, तो कंसिडर करते हैं कि रॉड नीचे जा रही है किसी ए एक्सेलरेशन से और जो मेरा वेज है वो राइट में जा रहा है किसी बी एक्सेलरेशन से। तो फिर वेज कंस्ट्रेंट लगाते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट्स का इंक्लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालते हैं। तो रॉड के एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या हुआ, a sin 37, और वेज के एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कितना हुआ, b cos 37। एंड सिंस ड्यू टू दिस वेज कंस्ट्रेंट दोनों सर्फेसेस के बीच में गैप इंक्रीज नहीं होना चाहिए, सो ये दोनों कंपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो वहां से मेरे पास रिलेशन आ जाएगा a और b में, विच इज कि a इज इक्वल्स टू tan 37 इंटू बी। ऑलराइट, तो ये तो सिर्फ कंस्ट्रेंट मोशन वाली बात हो गई। उसके बाद अपन डायनेमिक्स लगा देते हैं। बेसिकली दोनों ऑब्जेक्ट्स के एफ बनाते हैं और फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। सिंस रॉड का जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड्स है, तो दोनों फोर्सेस को उसके अलॉन्ग ब्रेक कर लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का कंपोनेंट कितना हो गया, n cos 37, और mg तो डाउनवर्ड्स लग ही रहा है, तो वहाँ से मेरी इक्वेशन ये निकल के आती है। सिमिलर चीज़ वेज के साथ भी कर लेते हैं। जो उस पर जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, n sin 37, और वहाँ से उसका एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। अब हमारे पास तीन इक्वेशंस हो चुकी हैं और तीन वेरिएबल हैं, n, a एंड b। लास्ट की दो इक्वेशन से n को एलिमिनेट करो, वहाँ से a और b में एक और रिलेशन आ जाएगा, दोनों को अप्लाई करके आंसर निकाल लो। वेल, ये क्वेश्चन तो थोड़ा सिंपल था, बट इसके अंदर एक बहुत डीप पॉइंट छुपा हुआ है और अब उस डीप पॉइंट को डिस्कस करते हुए एक बहुत प्यारी इक्वेशन आने वाली है। बेसिकली कंसिडर करो एक वेज जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हो किसी a नॉट एक्सेलरेशन से, और उसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा है जिसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसा एक्सेलरेशन है, एंड उस एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल है। अब ये जो जनरल एक्सेलरेशन है और जो उसका जनरल एंगल है उसका कंपोनेंट निकालते हैं हम सरफेस के परपेंडिकुलर, एंड जो मेरा वेज का एक्सेलरेशन है उसका भी कंपोनेंट निकालते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर। सो ड्यू टू दिस वेज कंस्ट्रेंट मेरे पास ये इक्वेशन निकल के आने वाली है। नाउ दिस इज अ जनरल इक्वेशन। अब इसको अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल में पुट करें तो वहाँ पर मेरा जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा अल्फा है दैट विल बी पाई बाय 2। तो इस इक्वेशन को अगर तुम देखोगे ध्यान से तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, a cos थीटा इज इक्वल्स टू b sin थीटा। एंड ये सेम इक्वेशन है जो मेरी ऊपर मैंने कैलकुलेट करी थी। नाउ द बेस्ट थिंग इज, कभी भी किसी प्रॉब्लम में अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पता है तो तुम तुरंत इस फॉर्मूले को लगा सकते हो और वहाँ से तुरंत वेज की एक्सेलरेशन और ब्लॉक के एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाल सकते हो। ऑलराइट, हम और ज़्यादा सीख चुके हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है हमारे अंदर। अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। एक और प्रॉब्लम तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर है, इसको पॉज करो और सॉल्व करने का ट्राई करो। नाउ दिस क्वेश्चन इज अ मिक्स फॉर्म ऑफ वेज कंस्ट्रेंट एंड ऑल्सो कि कैसे पूरे सिस्टम को एज अ होल कंसिडर करना होता है। सो हम वेज का पहले तो अज्यूम करते हैं कि एक्सेलरेशन b है जो राइट साइड है, एंड वी नो कि जो मेरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो सिर्फ वेज के रिस्पेक्ट में उसकी इंक्लाइन सरफेस के अलॉन्ग ही हो सकता है। सो लेट्स से उसका एक्सेलरेशन वेज के रिस्पेक्ट में a नॉट है जो कि लाइन के अपवर्ड्स है। अब पूरे सिस्टम में जो भी नेसेसरी फोर्सेस हैं वो अप्लाई कर देते हैं, बेसिकली दोनों ब्लॉक्स का एफ बना देते हैं। अब क्वेश्चन में स्पेशल क्या है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है दैट इज F, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स मेरे पूरे सिस्टम का ब्लॉक प्लस वेज दोनों का एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में आने वाला है। अब जो स्टेटमेंट बोला उसको मैथमेटिकली फ्रेम कर दो, तो बेसिकली F इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू बी जो मेरा वेज वाला पार्ट है प्लस स्मॉल m, यहाँ ब्रैकेट पे बहुत ध्यान देना। बेसिकली मैंने लिखा है a नॉट कॉस थीटा प्लस b। ये जो a नॉट कॉस थीटा वाला जो टर्म है
ये तो आया मेरे वेज के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है ब्लॉक का, राइट। बट ये जो बी वाला टर्म है ये क्यों आया? बिकॉज मेरा जो ऑब्जर्वर है वो उस वक्त ग्राउंड पर है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हम वेज का एक्सेलरेशन भी ऐड कर देंगे। अब इंक्लाइन के पैरेलल फोर्स को निकाल लेते हैं। तो बेसिकली ब्लॉक पर ऊपर फोर्स लग रहा होगा एफ, दैट इज एक्चुअली टेंशन, और नीचे लग रहा होगा एम जी साइन थीटा। बट सिंस हम ग्राउंड के फ्रेम में बात कर रहे हैं तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी ए नॉट प्लस जो वेज का एक्सेलरेशन है उसका भी हमने को कंपोनेंट लेना होगा इस इंक्लाइन के अलोंग। तो कितना हो जाएगा बी कॉस थीटा। अब इसके करस्पॉन्डिंग भी इक्वेशन लिख सकते हैं जो थोड़े मैनिपुलेशंस के बाद ऐसी दिखेगी। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं और वेरिएबल्स भी दो हैं, ए नॉट एंड बी। तो फिर दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करो और वहाँ से जो बी की वैल्यू निकल के आती है वो कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी दिख रही होगी। अब तुम फील कर पा रहे हो जैसे जैसे तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है वेज कंस्ट्रेंट की, प्रॉब्लम्स थोड़े से ईजी लग रहे होंगे। मतलब कितने सिस्टमैटिक अप्रोच से हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कंस्ट्रेंट वाली चीज़ भी हमने सेट कर ली, पूरे सिस्टम को कंसिडर किया वो भी हमने सेट कर लिया, और उसके बाद चीज़ें भी एलिमिनेट कर दी। अब यू वोंट बिलीव कि जो क्वेश्चन है ना जो मैंने अभी तुम्हें दिया हुआ है ये पाथ फाइंडर का क्वेश्चन है, बट तुम्हारी इतनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने के बाद तुमने इस क्वेश्चन को कितना ईजिली सॉल्व कर लिया। तो जो एंजाइटी लेवल्स हैं वो डाउन जा रहे हैं, मतलब कॉन्फिडेंट आ रहा है हमारे अंदर कि हम अब वेज कॉन्स्टेंट के प्रॉब्लम्स को बहुत ईजिली टैकल कर सकते हैं। अब ना इस क्वेश्चन को एक और अप्रोच से भी देख सकते हो। बेसिकली हमने क्या किया ना, पूरे सिस्टम को होल कंसिडर कर लिया था। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है वेज और ब्लॉक के बीच में दैट हैज़ बिकम इंटरनल फोर्सेज, इसलिए हमने उसको ज़्यादा सोचा ही नहीं उसके बारे में। बट एक स्टूडेंट ऐसे भी अप्रोच कर सकता था कि वो इंडिविजुअल सिस्टम्स के या फिर इंडिविजुअल ब्लॉक्स के एफ बनाए एंड वहाँ पर फोर्स एनालिसिस करे, तो उसके इक्वेशन के काउंट में एक और इक्वेशन ऐड हो जाएगी। तो फिर इस क्वेश्चन में तुम लोगों ने कितने सटल तरीके से वेज कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर दिया। बेसिकली जैसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि वेज के रिस्पेक्ट में जो मेरा ब्लॉक है वो इंक्लाइन के सरफेस के अलॉन्ग ही मूव करेगा, तो बेसिकली हमने यहाँ पर वेज कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया। तो अब फील आना स्टार्ट हो गया होगा कि यार वेज कंस्ट्रेंट इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। मतलब हमने अज्यूम कर रखा था, हम जब विजुलाइज नहीं कर पाते तब हमें मुश्किल लगता है। बट अब क्योंकि हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे सिस्टम्स मूव कर रहे होंगे और ऐसे सिस्टम्स मूव क्यों कर रहे होंगे, उसके बाद तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। कितने आसानी से हम इसको अप्लाई कर देते हैं और कितने आसानी से एक सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब वेज कंस्ट्रेंट की ग्रिप को और टाइट करने के लिए एक लेवल ऊपर वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना इस बात का कॉन्फिडेंस रखना कि तुम्हें अब सफिशिएंट नॉलेज है, तुम बहुत ईजिली टैकल कर सकते हो उस प्रॉब्लम को। वैसे प्रॉब्लम्स या फिर जो उसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है तुम अब सीख चुके हो उसको, ठीक है। तो आप स्क्रीन को पॉज करो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करो। ऑल्सो अगर कहीं भी बीच में वीडियो में कोई इशू फेस करते हो तो कमेंट में मेंशन करते रहा करो। अब इस क्वेश्चन में ना कोई भी एक्सटर्नल फोर्स गिवन नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक एक्सटर्नल फोर्स गिवन था, बट यहाँ कुछ नहीं है। तो हमें बताना है कि क्या एक्सलेशन होगा अब वेज का। सो बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन इस बात को रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेज एक्चुअली मूव क्यों करेगा। बेसिकली जो मेरे दोनों ब्लॉक्स हैं वो दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहे होंगे, बट चीज़ें सिमेट्रिक नहीं है। ड्यू टू दिस मास डिफरेंस दोनों के अलग अलग कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहे होंगे, एंड उस डिफरेंस की वजह से जो मेरा वेज है वो एक्स डायरेक्शन में कुछ एक्सलेट कर रहा होगा। सो यहाँ पर अब एक नहीं दो वेज कंस्ट्रेंट लग रहे होंगे, एक ब्लॉक ए और वेज के बीच में और एक ब्लॉक बी और वेज के बीच में। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम वेज कंस्ट्रेंट एक स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी लग रहा है। बेसिकली जो पुली अटैच्ड है मेरे वेज से उसका एक स्ट्रिंग तो ए से कनेक्टेड है और एक स्ट्रिंग बी से कनेक्टेड है, एंड स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग या पुली कंस्ट्रेंट भी लगने वाला है। अब अज्यूम करते हैं मेरा वेज जो है वो बी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है राइट साइड, और जो ब्लॉक ए है जिसका मास ज़्यादा है बी से वो डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है, बट किसके रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली जो मेरा ब्लॉक बी है वो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की वजह से ऊपर मूव करेगा और इंक्लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा बिकॉज वेज कंस्ट्रेंट भी लग रहा है। तो यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन को सेटअप कर लिया। अब बारी आती है जनरल ऑब्जर्वेशंस की। जैसे मैंने पहले भी हिंट दिया हुआ था कि इस पूरे सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है एक्स डायरेक्शन में, तो पूरे सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो होने वाला है। तो अगर हम इक्वेशन को लिखते हैं अच्छे से तो वहाँ से वी कैन कैलकुलेट m1 इंटू ए नॉट माइनस ए वन कॉस थीटा प्लस m2 इंटू ए नॉट माइनस ए टू कॉस थीटा प्लस कैपिटल M इंटू ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब जैसे मैंने सेकंड प्रॉब्लम में डिस्कस किया था कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशंस है मेरे A1 और A2 के। अब बिकॉज यहाँ पर पुली कंस्ट्रेंट भी लग रहा है, तो अगर मैं वेज पे बैठ जाऊँ तो मैं देखूंगा कि मेरा जो A1 जिस रेट से नीचे जा रहा होगा इंक्लाइन के अलॉन्ग उसी रेट से मेरा A2 ऊपर आ रहा होगा। तो एक्चुअली वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, दैट A1 शुड बी इक्वल टू A2। उसके बाद अगेन इंक्लाइन के अलॉन्ग फोर्स को निकालते हैं। तो बेसिकली अगर M1 की FBD को देखें तो नीचे लग रहा होगा mg1 sin थीटा, ऊपर लग रहा होगा टेंशन। वहाँ से इंक्लाइन के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू A1
प्लस ए नॉट का जो कंपोनेंट आने वाला है। सिमिलरली सेम चीज़ बी के साथ भी करेंगे। टेंशन लग रहा होगा, m2 साइन थीटा लग रहा होगा, और यहाँ पर भी सेम चीज़ होने वाली है कि A2 प्लस जो ए नॉट का कंपोनेंट है उसको भी ऐड करना होगा। और ये पूरी पिक्चर में ना हम बार बार ए नॉट के कंपोनेंट को इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, मतलब दोनों m1 और m2 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक उनका जो एक्सेलरेशन है वो वेज की वजह से भी आ रहा है राइट डायरेक्शन में। अब जो हमने दोनों इक्वेशंस निकाले उन दोनों को ऐड कर दो तो टी एलिमिनेट हो जाएगा, बेसिकली टेंशन को एलिमिनेट कर दिया हमने। उसके बाद A1 और A0 में हमारे पास ऑलरेडी एक रिलेशन था जो हमने पूरे एक्सटर्नल सिस्टम को कंसिडर करके निकाला था, वो इसमें अप्लाई कर दोगे तो वहाँ से मेरे पास फाइनली जो A0 है वो निकल के आ जाएगा और वो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा होगा। अब यहाँ पर तुम ये भी देख सकते हो कि अगर m1 और m2 बराबर हुए तो a1 और a2 तो जीरो होंगे ही बिकॉज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की वजह से। ऑल्सो a0 भी जीरो हो जाएगा बिकॉज दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स जो लगा रहे होंगे उन्होंने इक्वल लगा रहे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, जो मेरे नेट फोर्स को कैंसिल आउट कर देंगे और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अब पता है अच्छी बात क्या है, बेसिकली अभी जो हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ना ये वही प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मतलब जब हमें आइडिया ही नहीं होता कि कैसे वेज कंस्ट्रेंट को समझना है या लगाना है। बट नाउ हमने एक एल्गोरिथमिक एक सिस्टमैटिक अप्रोच बना दी कि पूरे सिस्टम को कंसीडर करो, एक्सप्रेशन निकालो, सब पार्ट्स को कंसीडर करो, एक्सप्रेशन निकालो। तो बेसिकली दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन वेज कंस्ट्रेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मतलब अगर कोई और बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है ना, 10 पुली लगा दो, बड़े से 2 ब्लॉक्स लगा दो, 10 ब्लॉक्स लगा दो, कुछ भी लगा दो, स्प्रिंग लगा लो, जो सिस्टमेटिक अप्रोच है वो सेम ही रहेगी कि अगर पूरे सिस्टम को कंसीडर करें तो क्या फोर्स है वो अप्लाई करो, फिर सब पार्ट्स पे करस्पॉन्डिंग इंक्लाइन के अलोंग या फिर कैसे भी जो भी कंस्ट्रेंट सरफेस है उसके अलोंग फोर्सेस को निकालो और वहाँ से एक्सेलरेशन निकालो। तो घुमा फिरा कर ना जितना भी क्लाउड है वेज कंस्ट्रेंट का बहुत ईजिली रिजॉल्व हो जाएगा। अब इन दिस स्पिरिट ऑफ वेज कंस्ट्रेंट हम एक और कंस्ट्रेंट की थोड़ी बात करते हैं, बेसिकली रॉड और वॉल के टच के बीच में जो कंस्ट्रेंट लग रहा होता है उस पर डिस्कस करते हैं। तो सपोज ये मेरी सॉर्ट ऑफ एल शेप्ड वॉल है और इसमें एक रॉड है बीच में, रॉड रिजिड है एंड इस रॉड का कांटेक्ट है वॉल के साथ भी और ग्राउंड के साथ भी। सो बेसिकली ये जो रॉड है ये 3 कंस्ट्रेंट मोशन को फेस करने वाली है। पहला वॉल के साथ, बेसिकली वॉल के परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी नहीं आएगी। सेकंड ग्राउंड के साथ कि ग्राउंड के परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी नहीं होने वाली। एंड थर्ड बिकॉज ये रॉड रिजिड है तो इसकी लेंथ कभी इंक्रीज नहीं होगी। तो फिर इन 3 प्रिंसिपल्स का यूज़ करके हम रॉड वाले क्वेश्चंस को भी बहुत ईजिली टैकल कर सकते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम शेयर करूंगा, उसको ऐसा होमवर्क करना और कमेंट से मेंशन करना कि उसका आंसर क्या आया, ठीक है। तो स्क्रीन को पॉज कर लो या फिर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्रॉब्लम जो स्क्रीन पे दिख रही होगी, एंड इसके करस्पॉन्डिंग में कुछ हिंट्स दे देता हूँ सो दैट तुम उसको यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम के अंदर तुम्हें वो करस्पॉन्डिंग थीटा कैलकुलेट करना है जिस पॉइंट पर जो मेरे अपर एंड है रॉड का जो वॉल से कॉन्टैक्ट में है वो कॉन्टैक्ट छोड़ देगा। तो उसकी जो हिंट है वो ये है कि अगर हम उस कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें ना जो एक्स डायरेक्शन में लग रही होगी इस कॉन्स्टेंट रॉड पर, उसकी वजह से जो मेरा सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आ रहा होगा और वो इंक्रीज हो रहा होगा। बट जैसे जैसे वो कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो होते जा रहा है, मतलब जिस पॉइंट पर टच छूट रहा है उस पर कॉन्टैक्ट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो उस करस्पॉन्डिंग इंस्टेंट पर जो मेरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है उसका एक्स कंपोनेंट मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो मैं ये प्रिंसिपल यूज करके वो करस्पॉन्डिंग थीटा कैलकुलेट करना है। एक हिंट और है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा इस करस्पॉन्डिंग मोशन में वो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा होगा L/2 का। ऑलराइट, आई थिंक तुम्हें क्लैरिटी मिल चुकी होगी पूरे वेज कंस्ट्रेंट के कॉन्सेप्ट में। अब ना जैसे हमने एक सिस्टमैटिक अप्रोच बनाई है ना किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए वेज कंस्ट्रेंट के, ऐसी सिस्टमैटिक अप्रोच तुम्हें स्टैटिस्टिक्स कोर्स में ही मिल जाते हैं। बेसिकली ऐसे यूनिक एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स या फिर एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स को कैसे सिस्टमैटिकली अप्रोच किया जाता है ये सब तुम सीखते हो। ऑलराइट, तो कोर्स का एनरोलमेंट लिंक जो है वो दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से तुम एनरोल कर सकते हो। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इन द सीरीज विल बी अ सर्कुलर मोशन, हम उसके कुछ किसी कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे होंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।